हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं CS दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू बैच जो कि है CMA फाइनल का। सबसे पहले जो स्टूडेंट फाइनल के अंदर पास होकर के इंटर पास करके फाइनल में आए हैं उनके बहुत बहुत बधाइयां। फाइनल के अंदर आते ही हम लोगों को इंटर से बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत करनी है, क्योंकि फाइनल का जो कंटेंट है हर सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑफ इंटर एडवांस लेवल पर है। सो हमारा जो आज से ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है उनको छोटा सा सजेशन स्टार्टिंग में मैं ये दे दूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत डीप जाके हर चीज का क्या करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद चीजों के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास की। देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं आपके ग्रुप 3। आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया इंटर के अंदर। अब फाइनल के अंदर जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। सेम प्रोसीजर, ग्रुप 3 के अंदर भी आप लोगों को मिलेंगे 4 पेपर, ग्रुप 4 के अंदर भी आप लोगों को मिलेंगे 4 पेपर। तो टोटल हमारे पास फाइनल के अंदर है 8 पेपर्स। अगर मैं ग्रुप 3 के बारे में आप लोगों से बात करूं तो ग्रुप 3 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है लॉ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट SFM, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डायरेक्ट टैक्स। हम लोगों को ये 4 पेपर पढ़ने हैं ग्रुप 3 के अंदर। ग्रुप 3 के अंदर पेपर नंबर 16 आपने पेपर नंबर 12 तक कंप्लीट किए इन द इंटर ग्रुप 2। उसके बाद पेपर नंबर 13, 14, 15 एंड 16 आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए ग्रुप 3 के अंदर। तो ग्रुप 3 के अंदर जो आपका पेपर नंबर 16 ये डील करता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट से। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जस्ट वेट फॉर सेकेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने इंटर के अंदर भी पेपर नंबर 8 जो कि रिलेट करता है कॉस्ट से, पेपर नंबर 12 कॉस्ट का ही एडवांस लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डील करता है। वैसे ही कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी जो एडवांस लेवल हमें पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा पेपर नंबर 16 के अंदर, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। पेपर 8 पढ़ा तो उसके अंदर हमें बताया गया कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक्स क्या है। राइट, कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने पढ़े मेथड्स, कंट्रोल करने के लिए हमने पढ़ी टेक्निक्स। जैसे ही मैं ग्रुप 2 के अंदर गया तो जितनी भी हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ी रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिलेटेड टू द मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रिलेटेड टू द बजटिंग, हम लोगों को इसका एडवांस लेवल देखने को मिला, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसीजंस लेना सीखे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने जब बातचीत की मार्जिनल कॉस्टिंग की इंटर के अंदर,
तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोगों ने काफी सारे डिसीजन मेकिंग को देखा। हमने देखा कि अगर प्रोडक्ट को मैं बाहर से मैन्युफैक्चर करवाता हूं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, और अगर उसी प्रोडक्ट को मैं बाहर से क्या करता हूं, बाय करता हूं, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। उसके ब्याज पे हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। तो जहां पे मेरा प्रॉफिट हाई होगा और जहां पे मेरी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, वो वाला डिसीजन मैंने लिया। राइट। ऐसे ही एक डिसीजन हम लोगों ने देखा सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ऐसे ही कुछ डिसीजन हम लोगों ने देखे अल्टरनेटिव चॉइस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस, कि कहां से हमें रिटर्न ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंटर के अंदर ये सारी चीजें हम लोग पढ़ करके आए, बट उनका जो लेवल था वो लेवल था बहुत ही कम। मेक और बाय के आपने किए केवल 2 से 3 क्वेश्चन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का किया आपने 1 क्वेश्चन, अल्टरनेटिव चॉइसेस के लिए आपने किए थे 6 to 8 क्वेश्चंस। राइट, यही काम हम लोगों ने किया। अब जैसे ही मैं फाइनल के अंदर आता हूं, फाइनल के अंदर आते ही यहां पर भी हम लोगों को कॉस्ट के डिसीजन से ही बात करनी है। अगर मुझे कॉस्ट के डिसीजन मेकिंग से बात करनी है तो सबसे पहले मुझे पता होने चाहिए कॉस्ट के सारे मेथड्स। मेथड्स के बाद मुझे पता होनी चाहिए कॉस्ट की सारी टेक्निक्स। मुझे पता होने चाहिए कॉस्ट के सारे मेथड्स। मुझे पता होनी चाहिए कॉस्ट की सारी टेक्निक्स। जैसे ही मैं टेक्निक्स को जानूंगा और इन टेक्निक्स को मैं अप्लाई करूंगा कॉस्ट का कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि मैं क्या ले सकूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजंस ले सकूं। तो फाइनल के अंदर जब हम लोग स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे हाई चीजों की अगर बात की जाए तो हमें सबसे ज्यादा किसको देखना है, डिसीजन मेकिंग को देखना है। बात सभी को क्लियर? सब्जेक्ट के नाम में ही है स्ट्रेटेजी। हम लोगों को बनानी है कि हमारे बिजनेस के अंदर लगने वाली जो कॉस्ट है उन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटेड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो नॉर्मल सी बात है, मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना आना चाहिए। कॉस्ट के कंट्रोल की बात आते ही हमें किसके लिए डील करना पड़ेगा, टेक्निक से पढ़ना पड़ेगा डील। तो आपका जो ये सिलेबस है फाइनल के अंदर पेपर नंबर 16 का, तो हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट है 60 मार्क्स का एंड दूसरे पार्ट को डिवाइड कर रखा है 40 मार्क्स। जो ये 60 मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा रिलेट करता है आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, उसके भी एडवांस लेवल से। जो आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है उसका जो 60 मार्क्स का पार्ट है वो रिलेट करता है सीधा का सीधा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपने इंटर में पढ़ी है उससे एडवांस लेवल की बात करूं, अभी तक आपने केवल 20% कॉस्ट का लेवल देखा है। हाउ मच? ओनली 20%। उससे बहुत ज्यादा एडवांस हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, फाइनल के अंदर 60 मार्क्स के अंदर। 40 मार्क्स वाला पार्ट, ये भी आप लोगों ने कुछ नॉर्मल लेवल आपके एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा है, ऑपरेशनल रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ओएम आप सभी लोगों ने पढ़ी इंटर के अंदर। तो उसके अंदर आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन, आप लोगों ने देखा पर्ट सीपीएम, आप लोगों ने देखा असाइनमेंट। तो
उसका भी एडवांस लेवल आपको अब देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के 40 मार्क्स वाले पार्ट के अंदर। अल्टीमेट इस सिलेबस को अगर मैं देखता हूं तो नया कुछ भी नहीं है, बस हर चीज का मुझे क्या देखने को मिलेगा, एडवांस लेवल देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जब हम लोग फाउंडेशन करते हैं तो फाउंडेशन के अंदर पेपर नंबर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग की जब बात आती है, उस पेपर के अंदर 30 मार्क्स की हमें देखने को मिलती है कॉस्ट। स्टूडेंट न्यू सीएमए के अंदर आता है, हमारे सिलेबस का नाम ही है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके अंदर केवल 30 मार्क्स की हम लोगों को कॉस्ट बताई जाती है, जिसके अंदर हमें कॉस्ट के मेथड्स, टेक्निक के नाम, साथ में थोड़ी सी कॉस्ट शीट बताई जाती है। इनफ। जैसे ही इंटर के अंदर ग्रुप 1 में आते हैं तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए और कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स हैं उनकी डिटेल हमें दी जाती है पेपर नंबर 8 के अंदर। अब बोला गया भाई अब कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई, कंट्रोल करने के लिए भी बातचीत हो गई, अब इसको रियल लाइफ में लाया जाए। बट इंटर के अंदर एक साथ रियल लाइफ में नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए थोड़ा सा और एडवांस जाकर के एक सब्जेक्ट बनाया गया आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जब इंटर कंप्लीट हो गया भैया, रियल लाइफ के अंदर आपको 20 to 30% पार्ट बताया गया है। अब आ जाओ, जब आपको एज अ सीएमए अपॉइंट किया जाएगा तो एज अ सीएमए अपॉइंट करके अगर आपको कॉस्ट डिपार्टमेंट दिया जाता है तो आपको डिफरेंट तरीके के डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो उन डिसीजन को सिखाने के लिए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट लाया गया, और जितनी भी हम लोगों ने पढ़ाई की है उसके अंदर काफी चीजें एडवांस लेवल पर लेकर के हम लोगों को पढ़ाया जाता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। राइट। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इस 60 मार्क्स के पार्ट के अंदर क्या दे रखा है और इस 40 मार्क्स के पार्ट के अंदर किन किन बातों में बात की गई है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सेक्शन ए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कितना परसेंट? 60%, मतलब 60 मार्क्स की आपकी डायरेक्टली डील है। उसके बाद सेक्शन बी में चले गए तो क्वांटिटेटिव टेक्निक इन द डिसीजन मेकिंग। तो ये जो क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात हो रही है तो ये इंटर पे आपने ओएम पढ़ी, उसका एडवांस लेवल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। राइट। चलिए, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में चलता हूं कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या क्या बातें बताई गई है। जो 60 मार्क्स वाला आपका पार्ट है, इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है केवल 5 मार्क्स का। अब इस 5 मार्क्स के अंदर हमें क्या सिखाया गया, इसके अंदर हमें सिखाया जाएगा कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, इसके अंदर किस तरीके से डिफरेंट तरीके के हम लोग डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, साथ में इसके अंदर हम लोग कितने तरीके के डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, उसके बारे में हम लोग करेंगे बातचीत। और आपके एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये कितने मार्क्स का है, ये आपके हैं 5 मार्क्स का एक छोटा सा चैप्टर जो कि डील करता है ओनली थ्योरी। कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट इसके अंदर नहीं दे रखा है। इसके अंदर से डायरेक्टली थ्योरी या तो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या फिर एमसीक्यू के अंदर आपको इसका काफी सारा पार्ट देखने को मिल सकता है। राइट। इसके बाद हमें बताया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि किसी भी तरीके के डिसीजन को लेना है, डिसीजन को लेने के लिए आप कॉस्ट को कम करने का काम तो करते हैं, लेकिन जब आप कॉस्ट को कम करेंगे तो कम करने में प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।
यहां पर ये चैप्टर भी पूरा का पूरा डील करता है थ्योरी पर्सपेक्टिव से, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक। जैसे ही मैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में बातचीत करता हूं तो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के अंदर इसकी मार्किंग की बात करें तो 25 मार्क का ये हमारा चैप्टर है। अब डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट का कहना है आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया या किसी भी तरीके की सर्विसेज मार्केट के अंदर आप लोगों ने पढ़ाई, या तो आपने मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट को सेल किया या फिर आपने मार्केट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई किसी भी तरीके की, तो उनका प्राइस क्या होना चाहिए, मार्केट में सेल करेंगे, आउटसाइडर्स को सेल करेंगे, तो आपको सबसे पहले डिसीजन लेना है रिलेटेड टू द आउटसाइडर्स कि आउटसाइडर्स के लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहने वाला है। जैसे ही प्रोडक्ट को मैं मार्केट के अंदर जाकर के सेल करता हूं, उस केस के अंदर हम लोगों को डील करनी होती है कॉस्ट की एक बहुत बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। अब सेल प्राइस अगर सेट करना है तो उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसीजन लेने होंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा लिमिटेड फैक्टर्स की, बात कर ली जाए या फिर हम बोल सकते हैं की फैक्टर्स के बारे में बात कर ली जाए। किसी भी प्रोडक्ट को मैंने मैन्युफैक्चर करना है, उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में लगने वाले रिसोर्सेस हैं लिमिटेड। अब मुझे सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मैं बनाऊं और कौन सा प्रोडक्ट मैं ना बनाऊं, या फिर मुझे ऑप्टिमम मैक्सिमाइजेशन निकालना होगा कि अगर प्रोडक्ट बना रहा हूं तो उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो उसी के लिए हमें पढ़ना होता है लिमिटेड फैक्टर्स और की फैक्टर्स। आप न्यू आए हैं इंटर के अंदर एंड इफ यू आर फ्रॉम द सिलेबस 2022, तो पेपर नंबर 8 ग्रुप नंबर 1, इस बार मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्टली रील कर रहा था किससे, की फैक्टर से। ग्रुप 1 के अंदर 5 या 6 अटेम्प्ट में एक बार ऐसा होता है कि की फैक्टर हमें कहां देखने को मिले, ग्रुप 1 के अंदर। अदरवाइज ये कवर होता है हमेशा ग्रुप 2 के अंदर, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का की फैक्टर। अब पूरे इंटर में आपने किया 2 क्वेश्चन, वो भी थे स्कैनर के अंदर, और एक क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिला था मॉड्यूल के अंदर ग्रुप 2 में। कितने क्वेश्चन टोटल? 3, 2 स्कैनर में, एक मॉड्यूल में, टोटल 3 क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने डील किया। लेकिन जैसे ही मैं आया फाइनल में तो की फैक्टर अलग से एक पूरा चैप्टर दे रखा है जिसके अंदर हमें डील करने पड़ेंगे अप्रोक्सीमेट 20 to 25 क्वेश्चंस, बिकॉज वो एकदम 0 लेवल, 10% लेवल, 20% लेवल था। यहां पे लेवल 100% पे वर्क करेगा, तो हमें हर तरीके की इसके अंदर सिचुएशन से बातचीत करनी होगी। पहली बात क्लियर। उसके बाद हम लोगों को बात करनी पड़ेगी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो प्रोड्यूस करने में काम में आने वाली कॉस्ट, जो अगर मेरे डिसीजन को अफेक्ट करेगी वो है रेलिवेंट, और जो मेरे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगी वो क्या है, इररेलेवेंट कॉस्ट। तो हम लोगों को अलग से पूरा का पूरा एक चैप्टर, पूरा एक टॉपिक दिया गया है किससे रिलेटेड, रेलिवेंट कॉस्ट, जिसमें मुझे डिसाइड करना होगा कि कौन सी कॉस्ट तो मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है और कौन सी मेरे बेनिफिशियल नहीं। इसके बाद इसके अंदर इंक्लूजन कर रखा है बहुत ही
इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी टॉपिक जिसका नाम है मेक और बाय। कि प्रोडक्ट के किसी भी कंपोनेंट को मैं बनाऊं या फिर उस कंपोनेंट को मैं आउटसाइडर से बाय करके लेकर के आऊं, तो डिसीजन डिपेंड करेगा रिलीवेंट कॉस्ट के कंपैरिजन पे कि या तो मेरी मेकिंग रिलीवेंट कॉस्ट कम आ रही है या फिर मेरी बाइंग रिलीवेंट कॉस्ट कम आ रही है। जो भी कम आएगी उसके भी आप पे मैं क्या लेने वाला हूं, डिसीजन लेने वाला हूं। इसके बाद हम लोगों को इन्होंने बताया रिलेटेड टू द सब कॉन्ट्रैक्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट के कंपोनेंट को अगर मुझे बाहर से लाना है या मैन्युफैक्चर करना है तो उसमें डिसीजन मेकिंग काम करती है मेक और बाय। लेकिन अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट मैं खुद ना बना करके आउटसाइड से बनवाऊंगा तो उसे डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। बात क्लियर? इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव दिए हुए हैं। उन अल्टरनेटिव में हमारा बेस्ट क्या होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोगों को बातचीत करनी है। देयर आफ्टर इसी के अंदर एक टॉपिक दे रखा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वैसे तो इसकी थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल बात की गई है कि मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आया तो स्टार्टिंग के अंदर वो इनिशियल स्टेज पे है, धीरे धीरे उसके ऊपर एक्सपेंस करते करते उसको मैच्योरिटी तक लाया जाता है। जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसकी सेल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके डिसीजन मेकिंग के लिए हमें एक चैप्टर बताया गया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद अगर मैंने मेरे बिजनेस की कोई भी एसेट्स परचेज की है तो उसके लिए अलग से एक चैप्टर प्रोवाइड करवा रखा है जिसका नाम है एसेट्स लाइफ साइकिल। तो जब मैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा तो डिसीजन टेक्निक मेकिंग टेक्निक्स हमारे सिलेबस में डील करती हैं 25 मार्क्स से। और जब प्रोडक्ट को मैं आउटसाइडर्स को सेल करने के लिए जाऊंगा तो आउटसाइडर्स के लिए किन किन तरीके के डिसीजन मुझे लेने हैं, किन किन चीज़ों की से मुझे डील करनी है, उनकी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई। राइट। अब पहले क्या होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन केवल एक सिंगल डिवीजन के अंदर डील करती थी। चेंजेस आए तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन बनाना स्टार्ट कर दिए। टाटा की बात कर सकते हैं, आईटीसी की बात कर सकते हैं, रिलायंस की बात कर सकते हैं। अगर मैं टाटा का एग्जांपल लेता हूं तो टाटा एक बिजनेस चलाती है जो कि इसका प्रिंसिपल बिजनेस है, जहां से स्टार्ट की आयरन एंड स्टील से। 1855 में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 1927 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई। जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर यहीं से फेमस हुआ। धीरे 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 करते करते जैसे जैसे ये मैच्योर होते चले गए तो इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया और ये आ गए टाटा मोटर्स के अंदर। टाटा मोटर्स में इन्होंने सबसे पहले अपनी एक कार बनाई थी इंडिका 1997 के अंदर। टाटा इंडिका जो कार बनाई थी कब बनाई थी, 1997 के अंदर। अब जब एक कार को मैं बना रहा हूं तो कार को बनने के अंदर जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है आयरन एंड स्टील। अब जब मुझे आयरन एंड स्टील से डील करनी है तो मैं यहां तो मार्केट में बहुत सारे स्टील के डीलर्स हैं उनसे परचेस करके आऊं, या फिर मेरा एक पूरा का पूरा डिवीजन चलता है जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील डिवीजन, वहीं से प्रोडक्ट को परचेस करके आऊं। इस केस में आयरन एंड स्टील डिवीजन जो है वो प्रोडक्ट को मार्केट के आउटसाइड सेल नहीं कर रहा है, वो किसको सेल कर रहा है, इंटरनल सेल कर रहा है। जैसे ही प्रोडक्ट की इंटरनल सेल्स की बात आती है
जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के इंटरनल सेल्स की बात आती है तो हम लोगों को सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना होता है और जो डिसीजन लेना होता है उसे बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। मैंने कहा कि हमारा एक डिवीजन है, डिवीजन का नाम है टाटा आयरन एंड स्टील। हमने अभी अभी एक नया डिवीजन और ओपन किया है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। अगर मैं टाटा मोटर्स के बारे में बात करूं तो इसको चाहिए रॉ मटेरियल, और इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन एंड स्टील। तो ये रॉ मटेरियल की परचेजिंग किससे करेगा? रॉ मटेरियल इससे परचेज करेगा। रिटर्न के अंदर ये इससे चार्ज करेगा प्राइस। अब आउटसाइड तो ये सेल कर नहीं रहा, टाटा आयरन एंड स्टील ये अपने बिजनेस की सेम ग्रुप की कंपनी को सेल कर रहा है, तो ये कौन सा प्राइस हुआ? ये एक्सटर्नल सेल्स के अंदर काउंट नहीं होगा, किसके अंदर काउंट होगा? इंटरनल सेल्स के लिए। तो उस इंटरनल सेल्स को करने के लिए मुझे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मुझे कितना रुपए का प्राइस सामने वाले से चार्ज करना चाहिए? तो जो आयरन एंड स्टील का सीएमए है उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? प्राइस को डिसाइड करना। और इसका जो मैनेजर है ये क्या चाहेगा? कुछ भी हो जाए मेरी कॉस्ट क्या हो? कम। इसका मैनेजर चाहेगा कुछ भी हो मेरा सेल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो बीच में फंस गया कौन? सीएमए। क्योंकि उसको दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। तो दोनों के बारे में अगर ध्यान रखना है तो जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा उस प्राइस को बोलूंगा ट्रांसफर प्राइस। तो यहां पर मुझे और भी एडवांस लेवल में क्या पढ़ने को मिलने वाला है? ट्रांसफर प्राइस पढ़ने को मिलने वाला है, और इसी के डिसीजन। और आज के टाइम पे इसकी तरफ कंसीडर्ड से ज्यादा सबसे ज्यादा नीड है इसकी। क्यों? रीजन, आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनीज सिंगल बिजनेस के अंदर डील नहीं करती हैं, बहुत सारे बिजनेस में डील करती हैं। आप डेली लाइफ से अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं। अमूल मिल्क से स्टार्ट हुआ था, आज अमूल मिल्क की हेल्प के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट और भी बनाता है। एक मिल्क आउटसाइड सेल कर रहा है और एक अपने दूसरे डिवीजन को भी क्या करता है? ट्रांसफर। तो जो मिल्क पर केजी 50 रुपये मार्केट में सेल कर रहा है, क्या उतने रुपए ही पर केजी अपने दूसरे डिवीजन से चार्ज कर रहा होगा क्या? नहीं। तो कितने रुपए चार्ज कर रहा है उसके लिए उसके सीएमए ने जो डिसीजन दिया, किसके भी आप पे दिया? ट्रांसफर प्राइस। फ्यूचर में आप भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो आपको भी कहा जा सकता है कि बताइए हमें कितना प्राइस सेट करना चाहिए। तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर है आपका, कौन सा? ट्रांसफर प्राइस। तो फाइनल के अंदर आते ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले प्रैक्टिकल वाला पार्ट ही क्या है? डिसीजन मेकिंग टेक्निक, जिसके अंदर आउटसाइडर से भी डील करनी है और इनसाइडर से भी डील करनी है। और ये पूरे टॉपिक कितने नंबर के हैं? 25 मार्क्स के। ख्याल आ रहा होगा सर इतने सारे टॉपिक, 9 टॉपिक्स हो गए। भैया मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक भी तो देखूंगा, विदाउट बेसिक तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। मार्जिनल कॉस्टिंग, उसके बाद 7 डिसीजन, ये 8th डिसीजन क्या आ गया? सर बस 25 नंबर के। हर एक जगह पर हर एक डिसीजन का रूल है। अगर मेरे पास रिलीवेंट कॉस्ट वाला टॉपिक का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 14 मार्क्स का, तो उसमें केवल रिलीवेंट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, उसके अंदर लिमिटेड फैक्टर्स भी हो सकता है, उसके अंदर मेक और बाय का डिसीजन भी इंक्लूड हो सकता है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अल्टरनेटिव हो सकते हैं, राइट? बट अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 1 2 3 4 एंड दैट इज 5, एग्जाम के ट्रैक को देखा जाए तो इनमें से ही रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? यह है आपके जो 60 मार्क्स के पेपर की बात की हम लोगों ने, 60 मार्क्स वाले पार्ट ए की बात की है,
उसके अंदर 25 मार्क्स का पूरा डिवीजन कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। कितने मार्क्स हुए सर? ओनली 35। अभी भी कितने नंबर से डील करनी है? अभी भी हमें 25 मार्क्स से और डील करनी है। अब ये 25 मार्क्स के अंदर इन्होंने क्या क्या कवर कर रखा है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले डील की गई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 4, जो कि डील करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब केवल इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ हमें पढ़ाया जाएगा जस्ट इन टाइम। केवल एबीसी नहीं पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ हमें किससे साथ और डील करना पड़ेगा? एबीसी के साथ, जस्ट इन टाइम के साथ भी डील किया जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये है 10 मार्क्स का। जैसा कि मैं मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देख पा रहा हूं जो न्यू सिलेबस के हैं, जैसे ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का नाम सुना मन बहुत प्रसन्न हो गया कि सर ऐसा टॉपिक है। जी हाँ, ऐसा टॉपिक है क्योंकि जो न्यू सिलेबस है 2022 इंटर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर इस बार सीधा का सीधा 7 नंबर का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। किसका? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। क्या ये टॉपिक हम लोगों ने इंटर में पढ़ा? जी हाँ पढ़ा। पढ़ने के लिए तो आप लोगों ने इसके अंदर से सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, चाहे मैं बात करूं इन टॉपिक की, चाहे मैं बात करूं ट्रांसफर प्राइस की। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कहा जो पढ़ा है वो 20% लेवल है। अब उसका हाई लेवल हमें कहाँ मिलने वाला है? फाइनल के अंदर। तो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड जस्ट इन टाइम, ये वाला पार्ट कवर होता है 10 मार्क्स का। एंड लास्ट के अंदर हम लोगों को पढ़ाया जाता है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। कि हमारे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स ने डिसीजन लिए, डिसीजन लेकर के अपनी अपनी परफॉर्मेंस को डिजाइन आउट किया, और उसी के बियाफ पे आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस मैनेजर ने सही काम किया है और किसने सही काम नहीं किया है। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो मैनेजर ने डिसाइड किया था कि भैया प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए मटेरियल पे खर्चा होना चाहिए 100 रुपए का। लेकिन जब प्रोडक्ट परचेस करके आए तो कितने रुपए का खर्चा हो गया? 120 का। कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे? 20 रुपी। 20 रुपी किस में आ गया? एडवर्स में। अब इस एग्जाम्पल को फिर से सुनना। मटेरियल सोचा था कितने का लगेगा? 100 का। लगा कितने का? 120 का। तो क्या आया? वेरिएंस आया। उसी के भी आप पे तो परफॉर्मेंस को मैं चेक करूंगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने को मिलने वाली है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पूरा का पूरा वेरिएंस एनालिसिस। केवल मटेरियल लेबर नहीं, सेल्स, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, प्रॉफिट वेरिएंसेस, प्रॉफिट वेरिएंसेस के बाद इनके रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फाइनल के अंदर आते ही सबसे बड़ी चीज जो है वो है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लेवल अच्छा है, बट नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर इंक्रीमेंट तो होता चला जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। एक टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और दूसरा टॉपिक है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये सारा का सारा पार्ट है 60 मार्क्स का। आ जाइए 40% 40 मार्क्स वाले पार्ट पे,
जो कि डील करता है, आपने जो इंटर के अंदर ओएम पढ़ी है पूरी, उसके एडवांस लेवल से। इसके अंदर सबसे पहले हमें बताया गया लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद हमें बताया गया रिलेटेड टू असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड, बोलोगे सर ये तो पूरा पढ़ के आए हैं, बट ये एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा अगेन। जैसे ये भी सब पढ़ा हुआ है, नया एक ही वर्ड दिख रहा है मुझे, क्या? जस्ट इन टाइम। बाकी तो सब ही पढ़ा हुआ है हमारा, लेकिन हर चीज का मुझे क्या मिलेगा? एडवांस। वैसे ही ये जो 3 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इसके हमें कौन से लेवल मिलने वाले हैं? एडवांस लेवल मिलने वाले हैं। साथ में इधर एक न्यू टॉपिक और ऐड कर रखा है जिसका नाम है गेम थ्योरी। ये वाले चारों टॉपिक कवर करते हैं हमारे 15 मार्क्स को। राइट? उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा सिमुलेशन, पर्ट सीपीएम, लर्निंग कर्व। ये तीनों टॉपिक भी डील करते हैं हमारे 15 मार्क्स से। राइट? देखो, ये वाला पार्ट एकदम अलग चलता है, ये वाला पार्ट एकदम अलग चलता है। तो पार्ट अलग चलता है तो आपके टीचर भी दोनों के अलग अलग ही हैं। ये वाला पार्ट मैं डील करूंगा, और ओएम वाला पार्ट जो ये 40 मार्क्स का है, इस पेपर का डील करेंगे हमारे अक्षय सर। राइट? लर्निंग कर्व देख करके फिर बोलोगे सर ये तो कॉस्ट का पार्ट है। एक्चुअली रियलिटी में ये क्वांटिटेटिव टेक्निक ओएम का ही पार्ट है, बट कुछ पार्ट कॉस्ट में कवर किया जाता है और कुछ पार्ट ओएम के अंदर कवर होता है। अब फाइनल के अंदर इन्होंने बोला ये पार्ट ही किसका है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही क्या है? ये पार्ट है। इसके बाद आप लोगों को मिलेंगे मैक्सिमा मिनिमा, अब इनका नाम सुनते ही लास्ट चैप्टर याद आ गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन थ्योरी। मिनीमैक्स, मैक्स मिनिमम, लाप्लेस, हॉर्ट्रेज। राइट? मैक्सिमा मिनिमा, मिनीमैक्स रिग्रेट। देयर आफ्टर डेटा एनालिटिक्स, थोड़ा सा पार्ट एफएम का। डेटा एनालिटिक्स न्यू सिलेबस के अंदर हमारे 20 मार्क्स से डील करती है, उसका बहुत ही छोटा पार्ट हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर? ओएम के अंदर। ये वाला पार्ट आपका है 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे सिलेबस को किया गया है डिजाइन। देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों को बताया गया इंट्रोडक्शन, जो कि है आपके 5 नंबर का। क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट थ्योरेटिकल पार्ट 5 नंबर का। डिसीजन मेकिंग टेक्निक कितने नंबर की? 25। हमारे मॉड्यूल ने तो एक साथ सारे क्वेश्चन दे दिए, हाँ बीच में डाल दिया ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है। अगर ओल्ड सिलेबस में जाऊं तो ये भी नहीं बता रखा था टॉपिक क्या है। चैप्टर के अंदर 60 क्वेश्चंस डाले गए, अब आप अपने आप फाइंड करते रहो की फैक्टर का कौन सा है, मेक और बाय का कौन सा है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कौन सा है। बट न्यू सिलेबस के अंदर चेंजेस किए गए, टॉपिक हमें पहले से ही बता दिए गए, भैया अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। राइट? देयर आफ्टर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड द जस्ट इन टाइम कितने नंबर का? 10 मार्क्स का। और लास्ट के अंदर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने को मिलेगा, जहां पर मुझे पढ़ने को मिलेगा इंटर फर्म कंपैरिजन, कितने नंबर का है? 15 मार्क्स का। देयर आफ्टर बात की क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में, जिसके अंदर टॉपिकों की भरमार है, बट बहुत ज्यादा इजी पार्ट बोल सकते हैं इसे। लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, गेम थ्योरी, ये तीनों चारों मिलाकर के 15 मार्क्स के।
सिमुलेशन, पर्ट सीपीएम, लर्निंग कर्व, ये तीनों मिला के 15 मार्क्स के। लास्ट, बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस, थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स, ये पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों को दे रखा है 10 मार्क्स का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। देख सकते हैं, अल्टरनेटिव चॉइसेस, प्राइसिंग डिसीजन, ट्रांसफर प्राइसिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एसेट्स लाइफ साइकिल, डिसीजन मेकिंग यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज। राइट, तो ये सारा का सारा कंटेंट हमारे सिलेबस के अंदर है। राइट, हम लोग जो हमारा पार्ट स्टार्ट करेंगे 60 मार्क्स का, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे 4th सेक्शन, जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम से। राइट, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। हम लोग जब फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की बात करते हैं, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की बात करते हैं, इनकी हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? रिकवरी रेट। इस रिकवरी रेट को सेट करने के लिए हम लोग 5 मेथड पढ़ा करते हैं। या तो डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग, या फिर प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग, मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग, या फिर मटेरियल के अकॉर्डिंग। 5 मेथड हम लोग यूज करते हैं। राइट, तो ये जो रिकवरी के मेथड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं? बहुत ज्यादा ओल्ड। जब इनको पहले बनाया गया था रिकवरी के मॉडल्स को, उस समय हर ऑर्गेनाइजेशन के ओवरहेड कॉस्ट क्या रहती थी? कम। आज का टाइम पॉपुलैरिटी का है, मार्केटिंग का है, तो ओवरहेड कॉस्ट क्या होने लग गई? इंक्रीज होने लग गई। तो पहले वाले मेथड से जिनकी इनकी रिकवरी की जा रही थी, जिनसे इनकी रिकवरी की जा रही थी, वो मेथड प्रॉपर नहीं थे। इसलिए इनको बोला गया कि जितने भी ओवरहेड है उनको रिकवरी करो उनके वर्क के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेलीफोन आ रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर टेलीकॉलर्स है, उन टेलीकॉलर्स के अकॉर्डिंग टेलीफोन की कॉस्ट का क्या किया जाना चाहिए? डिवीजन। तो एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हो गया। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल की क्लास में डिटेल के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।